में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि कैश कांड मामले पर जज साहब पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। तो जब एक आदमी, आम आदमी हार जाता है, पूरे सिस्टम से हार जाता है, तो उसका भरोसा सिर्फ देश की जुडिशियल सिस्टम पर होता है। तभी तो अदालतों को न्याय का मंदिर कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने जुडिशियरी पर जनता के विश्वास को हिला दिया है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में जला हुआ कैश मिला और फिर जस्टिस वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का नरम रवैया। सवाल उठ रहा है कि क्या देश के आम आदमी पर लागू होने वाला कानून देश के जजों पर लागू नहीं होता? क्या हमारे देश के जज जवाबदेही से परे हैं? यह सवाल आज देश की जनता के मन में लगातार उठ रहा है। लेकिन हाई कोर्ट के जज के घर 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हो या कैश में मिलने की बात हो, लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर उनका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाए, तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर दोहरा मापदंड क्यों? इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आज बिफरे हुए, 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन है? जिस जज के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने की बात हो रही है, उसे सजा के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापसी का इनाम दे दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और उसकी तुलना पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से कर दी। आप देखिए जरा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कितने गुस्से में हैं और फिर आपको बताऊंगा कि आखिर जिस जज साहब के घर से 15 करोड़ कैश मिलने की बात कही जा रही है, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? तो हमसे टकराएगा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी तो हमसे टकराएगा हो जाएगा। यार एक बात बताइए, वकील को अब पैसा देने की क्या जरूरत है जब जजेस साहब को दिया जा सकता है? तो वकीलों का एक गुस्सा इसलिए भी फूटा है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन कोई सख्त एक्शन लेने के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वकील पूछ रहे हैं कि आखिर कैसा इंसाफ है जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी वेबसाइट पर जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में मिले नोटों की बोरियों का वीडियो अपलोड किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद 3 जजों की कमेटी बनाकर जस्टिस वर्मा पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस वर्मा की जांच से जुड़ी जो याचिका थी उस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भाई ये कोई छोटा मामला है क्या? हाई कोर्ट के एक जज संगीन आरोपों के घेरे में है और इस देश की सुप्रीम कोर्ट तो किसी वीआईपी के जमानत की अर्जी पर भी कई बार अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई कर लेती है। और आज जब पूरा जुडिशियल सिस्टम सवालों के घेरे में है, तो इसका जवाब तलाशने में इतनी आनाकानी क्यों भाई? आपको बता दें कि इस याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से मिले जले हुए नोटों के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई और याचिका में कहा गया कि ऐसा केस अगर किसी आम नागरिक का होता तो अब तक सीबीआई और ईडी उसके पीछे लग जाती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हिदायत दी कि वो इस केस में कोई सार्वजनिक बयान न दे, कि वो तो खारिज किया ही कि आज की अर्जेंट सुनवाई नहीं करेंगे,
ऊपर से उसे हिदायत भी दे दी कि इसमें जाकर कहीं बयानबाजी ना करे। लेकिन यह केस अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ। लोग जानना चाह रहे हैं कि जिस जज के घर से 15 करोड़ रुपए के जले हुए नोट मिले और जिसका सबूत सबके सामने है, फिर भी उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही। तो इसके पीछे क्या वजह है, जरा आप उसको भी समझिए। तो इसके पीछे भी देश का कानून है, और वो कानून जो जजों को आम आदमी के मुकाबले अलग खड़ा करता है, जो कहता है कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई तो हो सकती है, पर पुलिस खुद से जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी अनुमति देंगे। और साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत आने पर पहले चीफ जस्टिस खुद शिकायत की जांच करेंगे, और ऐसे मामले की जांच के लिए चीफ जस्टिस एक कमेटी का गठन भी कर सकते हैं जिसमें 3 जज शामिल होंगे। तो जस्टिस वर्मा के घर मिले जो अधजले कैश वाला केस है, इस प्रक्रिया में, इसमें भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इस केस में 3 जजों की जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने मंगलवार को जस्टिस वर्मा के घर जाकर इसकी जांच की और उस स्टोर रूम का भी जायजा लिया जहां अधजले नोट बरामद किए गए। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जब जांच पूरी ही नहीं हुई तो फिर जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों कर दिया गया। रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा भी यही सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा उनको, फिर आपको बताऊंगा कि अगर जांच में जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है के अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी कि ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए, और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को आग लगी थी, लेकिन जस्टिस वर्मा पर एक्शन लेने में 5-6 दिन लग गए। खबर तो यह भी है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय को इसकी खबर 9 दिन बाद दी गई और सुप्रीम कोर्ट को भी खबर देरी से की गई। लोग कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के घर मिले अधजले कैश की खबर को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि आप देखिए कि जले हुए नोटों का वीडियो आने के बावजूद दिल्ली फायर चीफ ने झूठ बोला कि जस्टिस वर्मा के घर नोट मिले ही नहीं, जबकि आग बुझाने गए फायर फाइटर्स ने इस कैश का वीडियो खुद बनाया था। लेकिन फायर चीफ का झूठ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले नोटों का वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करके खोल दिया। आज टाइम्स नाउ भारत की टीम जब दिल्ली फायर चीफ अतुल गर्ग से सवाल किया उसने कि आपने झूठ क्यों बोला था, तो उनकी बोलती कैसे बंद हो गई, जरा ये भी देखिए। So Atul Garg, we'll try to ask him the question. Sir, is there a cover-up? Why are you, sir, not answering the questions? Sir, why there were change in the statements? Sir, first you said that the notes were not found, but then the notes were found. So why there are number of clarification coming in? What would you have to say on this? No comments. तो जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम से मिला कैश किसका था? ये कैश कहां से आया? इस कैश का जस्टिस वर्मा से क्या लेना देना है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, और ये जवाब सुप्रीम कोर्ट की इस हाउस कमेटी को, जो इन हाउस कमेटी बनी है, उसको देना है। अगर कमेटी जस्टिस वर्मा को बेकसूर पाती है तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ सबूत मिले तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा, और अगर जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया तो जांच समिति इनके खिलाफ महाभियोग के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकती है। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिसमें इन हाउस कमेटी की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीबीआई को हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। 2018 में
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एसएन शुक्ला को इन हाउस कमेटी ने भ्रष्टाचार का दोषी पाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2021 में उनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज की। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक पूर्व जज के खिलाफ भी सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मार्च 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज शमित मुखर्जी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अब यही प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के केस में भी फॉलो किया जाना। लेकिन यह केस इसलिए अलग है बाकी मामलों से, बाकी केसेस से, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में जले हुए नोटों की बोरियों को देखकर लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस पैसे का जस्टिस वर्मा से कोई लेना देना नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना इसी बात पर पाकिस्तान से कर दी है। जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं है। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी तब क्या स्थिति पैदा होगी। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? तो बात सिर्फ जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग तक सीमित नहीं रह गई। इस केस के बाद अब देश के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेए फिर से चर्चा में आ गया है, जिसे मोदी सरकार ने 2014 में पेश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। जस्टिस वर्मा के घर मिले नोटों के बाद अब एनजेए को लेकर एक बार फिर माहौल बन रहा। मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में न्यायपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभी नेताओं को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें कहा गया कि 2015 में संसद ने जजों की नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाया था। एक कानून बहुत सोच समझ कर बनाया गया था और सभी ने मिलकर इस कानून को पास किया था। राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस कानून को माना था, राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन किए थे। इस कानून पर दोबारा से विचार करना जरूरी है और धनखड़ इसी एनजेए की बात कर रहे थे। और अब चर्चा यह है कि एनजेए को लेकर दोबारा जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक हो सकती है जिसमें एनजेए कानून को दोबारा से संसद में लाने पर आम सहमति भी बनने के चांसेस बताए जा रहे हैं। और अब देश का मूड मीटर में बारी है